हांस एक साधारण कॉमनर था जिसने बचपन से ही अपने स्पॉइल्ड मास्टर एड्रियन फॉन कलिस्टा को सर्व किया। लेकिन एक बारिश भरी रात बैटलफील्ड में एम्बुश के दौरान एक फेटल एरो उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। मरते वक्त उसकी आखिरी ख्वाहिश होती है कि अगर नेक्स्ट लाइफ मिले तो वो अपनी पहचान के साथ जिए। लेकिन जब वह आंखें खोलता है तो खुद को 15 साल पहले उसी एड्रियन के बॉडी में पाता है, एक ऐसे यंग लॉर्ड के रूप में जिसकी वजह से कलिस्टा हाउसहोल्ड बर्बादी की कगार पर है। अब हांस के पास पावर भी है और पास्ट की सारी मेमोरीज भी। हांस एक कॉमनर लड़का था। सिर्फ 6 साल की उम्र में ही उसे एक बिगड़े हुए नोबल लड़के एड्रियन फॉन कलिस्टा का पर्सनल अटेंडेंट बना दिया गया। शुरुआत में उसका काम सिंपल चोर्स तक ही लिमिटेड था, जैसे एड्रियन का होमवर्क करना। लेकिन धीरे धीरे उसे सोर्ड्समैनशिप और एटिकेट भी सीखना पड़ा, क्योंकि दोनों साथ साथ बड़े हो रहे थे। जब प्रीवियस काउंट की डेथ हो गई और एड्रियन के फादर भी गुजर गए, तब हंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचानक कई गुना बढ़ गईं। अब वह सिर्फ पर्सनल काम करने वाला सर्वेंट नहीं था, बल्कि पूरे काउंटी के अफेयर्स और बिजनेस मैनेज करने वाला हिडन मैनेजर बन चुका था। उधर उसका मास्टर एड्रियन ड्रिंकिंग एंड वुमेन में बिजी रहता और हांस पर्दे के पीछे काउंट कलिस्टा का में हिडन प्रॉक्सी बनकर सब संभालता। समय बीतता गया और हालत ऐसी हो गई कि हांस को मिलिट्री कैंपेन्स में भी सब्स्टिट्यूट बनकर जाना पड़ता था। इस समय भी वह सोल्जर्स की एक छोटी टीम को लीड कर रहा था। मिशन था एक ड्रैगन की लेयर ढूंढना। तेज बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। सोल्जर्स आपस में कंप्लेन कर रहे थे। कोई कह रहा था शायद उनका लॉर्ड पावरफुल टाउन्स और ड्यूकल हाउस को इम्प्रेस करना चाहता है। कुछ लोग एड्रियन की खराब रेपुटेशन पर तंज कस रहे थे, लेकिन कुछ यह भी मान रहे थे कि बैटलफील्ड में वह सरप्राइजिंगली ठीक कमांड कर लेता है। उनकी बातें सुनकर हांस अंदर ही अंदर माफी मांग रहा था। वह जानता था कि वह असली काउंट नहीं है, बस उसका सर्वेंट है। उसने जेलसी और रिजेंटमेंट बहुत पहले छोड़ दिए थे। शायद इसी वजह से अपने कॉमनर ओरिजिन के बावजूद उसने इतने सारे स्किल्स सीख लिए। उसे लगता था बैटलफील्ड में नोबल होने का नाटक करना ऑडली कन्वीनियंट है। असली लड़ाई तो सोल्जर्स और नाइट्स लड़ते हैं और कमांडर पीछे सेफ रहता है। थियोरी में तो यह एक स्वीट डील थी, लेकिन किस्मत को शायद यह पसंद नहीं आया। जब वे टेंट्स की तरफ लौट रहे थे, बारिश के कारण कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। एक सोल्जर आगे चलने की जिद करता है। हांस कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक एरो उसके सिर को चीर देता है। वह वहीं गिर पड़ता है, डेड। हांस तुरंत समझ जाता है, एम्बुश। सोल्जर्स चिल्लाते हैं, कमांडर पीछे हटिए। लेकिन इससे पहले कि वह मूव कर पाता, एक एरो उसकी पीठ में धंस जाता है। घाव फेटल था। जमीन पर गिरते हुए वह सोचता है, क्या यही अंत है? पूरी जिंदगी किसी और की जगह जीना और आखिर में मीनिंगलेस मौत। अपने आखिरी पलों में वह सोचता है, अगर नेक्स्ट लाइफ जैसी कोई चीज होती है तो वह इस बार अपनी पहचान के साथ जीना चाहेगा। एक ऐसी जिंदगी जहां उसकी एबिलिटीज को रिकॉग्नाइजेशन मिले, जहां उसकी मेहनत को एक्नॉलेजमेंट मिले। एक जिंदगी जो सिर्फ उसकी हो। और फिर अंधेरा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो सामने एक यंग लड़की मेड यूनिफॉर्म में रो रही थी। वह कांप रही थी, बार बार अपॉलॉजी बोल रही थी। हांस उसे पहचानता है, मिलीन। लेकिन वह इतनी यंग क्यों दिख रही है? वह उसे लॉर्ड कहकर बुला रही थी। हांस कंफ्यूज था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में एक whip है, और जब उसने पास के मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा, उसका खून जम गया। वह एड्रियन फॉन कलिस्टा के बॉडी में था। उसने तुरंत whip गिरा दी और मेलिन की तरफ बढ़ा, लेकिन वह डर से पीछे हट गई, अपने हाथों से खुद को बचाते हुए, जैसे उसे फिर से मार पड़ेगी। हांस ने ईयर पूछा। 853, मेलिने ने जवाब दिया। वह स्टन्ड रह गया। इसका मतलब वह 15 साल पीछे आ चुका था और अपने फॉर्मर मास्टर के बॉडी में रीबॉर्न हुआ था। वह बेड पर बैठ गया, खुद को थप्पड़ मारा। दर्द असली था, यह सपना नहीं था। कमरा वही लग्जरियस रूम था। उसके हाथ नाजुक और सफेद थे, ऐसे हाथ जिन्होंने कभी असली मेहनत नहीं की। और जब उसने मेलिन के शरीर पर लैश मार्क्स देखे तो उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। वह सच में उसी नोटीरियस स्कॉन्ड्रल लॉर्ड एड्रियन के शरीर में था। उसे याद आया, इस उम्र में एड्रियन सर्वेंट्स में फॉल्ट निकालकर उन्हें पनिश करता था। बाद में वह पूरी तरह ड्रिंकिंग और विमेन में डूब गया था और हर बार हांस को उसकी गलतियों को क्लीन अप करना पड़ता था। अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया, अगर वह 15 साल पीछे आया है
तो उसका ओरिजिनल बॉडी कहाँ है? क्या उसका छोटा वर्जन कहीं मौजूद है? यह सोचकर वह सर्वेंट्स कॉरिडोर की तरफ दौड़ा, जहां उसका पुराना कमरा हुआ करता था। लेकिन दरवाजा खोलते ही वह स्टनड रह गया। वह जगह अब स्टोरेज रूम बन चुकी थी। उसी समय एक सर्वेंट ने उसे देख लिया, क्लॉड। वह भी बहुत यंग दिख रहा था। हांस ने पूछा, हांस कहाँ है? क्लॉड ने हैरानी से कहा, ऐसा कोई सर्वेंट यहां काम नहीं करता। यह सुनकर हांस के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता? अगली सुबह मैंशन में चर्चा थी। उनका लॉर्ड, जो दोपहर तक सोता था, अब सनराइज से पहले उठ रहा है। तभी पीछे से आवाज आई, गुड मॉर्निंग। सब चौंक गए। हांस, जो अब एड्रियन के नाम से जी रहा था, ने कामली नैनी को बुलाने को कहा। सर्वेंट्स घबराकर अपॉलजी बोलते हुए भाग गए। उन्हें लगा पनिशमेंट मिलेगा। आज 17 जून 853 था। रीबर्थ को 1 हफ्ता हो चुका था। अब उसे एक्सेप्ट करना ही था कि वह एड्रियन बनकर ही जिएगा। नाश्ते से पहले उसने कहा कि वह अपनी मदर से मिलना चाहता है। नैनी शॉक रह गई। पहले वाला एड्रियन तो कभी फैमिली से मिलने नहीं जाता था। जब वह अपनी मदर के रूम में गया, उसकी यंगर सिस्टर रिजीना भी वहां थी। उसकी मदर उसे देखकर खुश हो गई। 3 साल पहले प्रीवियस काउंट की सडन डेथ के बाद फैमिली बिखर गई थी। उसकी मदर शॉक में बीमार रहने लगी। 12 साल की उम्र में एड्रियन के लॉर्ड बनने के बाद उसकी रेकलेस लाइफस्टाइल ने पूरे हाउस को फाइनेंशियल रूइन में धकेल दिया। आखिरकार एस्टेट को अपने ट्रूप्स तक लीज पर देने पड़े। हांस को गिल्ट महसूस हुआ। उसने अपनी मदर से अपॉलजी की और प्रॉमिस किया कि वह अब जिम्मेदारी से एस्टेट मैनेज करेगा। कमरे से बाहर निकलते ही बटलर आलमंड मिला। वही लॉयल आदमी जिसने पिछले लाइफ में हर सर्वेंट को बचाने की कोशिश की थी। हांस को याद आया कि इसी समय के आसपास आलमंड रिजाइन करने वाला था। उसके जाने के बाद जो नया बटलर आया था, वह इनकॉम्पिटेंट था और उसने फाइनेंसेस और खराब कर दिए थे। इस बार हांस ने मन ही मन ठान लिया, वह आलमंड को रिजाइन नहीं करने देगा। रिसेप्शन हॉल में मिस्टर फ्लैन इंतजार कर रहा था। टेरिटरी का एक एडमिनिस्ट्रेटर, चालाक और करप्ट आदमी। उसे देखते ही हंस को सब याद आ गया। यही वह आदमी था जो सर्वेंट्स को स्लेव की तरह ट्रीट करता था। हांस ने सीट लेते हुए कामली पूछा, मिस्टर फ्लिन, आज किस काम से आए हैं? फ्लिन ने चारों तरफ नजर घुमाई, कंफर्म किया कि आलमंड कमरे में नहीं है, और फिर हल्की सी चालाक मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। फिर मिस्टर फ्लिन कहता है कि जैसे पहले डिस्कस हुआ था, उसने आलमंड के लिए एक सूटेबल रिप्लेसमेंट तैयार किया है और अब हमें वो बुरा बटलर डिसमिस कर देना चाहिए। हांस स्टन रह जाता है। मिस्टर फ्लैन आगे बढ़कर समझाता है कि उसका रिप्लेसमेंट एक आदमी है जिसका नाम साई है और वह उसे एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट मानता है। यहां तक कि वह उसे अपने भाई जैसा डिस्क्राइब करता है। हांस को थोड़ी देर के लिए सब प्रोसेस करना पड़ता है। वह पूछता है, आपने सच में कहा कि आप आलमंड को फायर करना चाहते हैं? मिस्टर फ्लैन थोड़ी देर के लिए पीछे हटता है, फिर जल्दी से रिकवर करता है और स्लाई स्माइल देता है। वह कहता है कि शायद हंस ने उनकी प्रीवियस कन्वर्सेशन भूल गया होगा। फिर वह अपने पॉकेट में हाथ डालता है और हांस के हाथ में कुछ गोल्ड कॉइन्स स्लिप कर देता है। हांस और भी शॉक्ड रह जाता है। ऐसा लगता है कि प्रीवियस एड्रियन भी एडमिनिस्ट्रेटर से ब्राइब्स लेता था। मिस्टर फ्लिन कहता है कि यंग लॉर्ड को इस तरह के मैटर्स में हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं है। बस आलमंड पर एम्बेजलमेंट का चार्ज लगा दो और सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। वह कहता है कि वह यूजुअल की तरह सारे रिकॉर्ड्स भी तैयार कर देगा। हांस अंदर ही अंदर सोचता है कि यह कितना आउटरेजस है। 10 गोल्ड पीसेस, यह स्टैगरिंग अमाउंट है। कंपेयर करें तो एक कॉमन फैमिली के मंथली एक्सपेंसेस लगभग 10 सिल्वर पीसेस होते हैं। 10 गोल्ड कॉइन्स एक ऑर्डिनरी हाउस होल्ड के 20 महीने के लिविंग कॉस्ट के बराबर हैं। मिस्टर फ्लिन कलिस्टा टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए लॉर्ड के मॉडेस्ट स्टाइपेंड के अलावा कोई लेजिटिमेट इनकम नहीं रखता। इसका मतलब साफ है, ये 10 गोल्ड कॉइन्स सीधे कलिस्टा टेरिटरी के लोगों से चोरी किए गए हैं। हांस को हार्डली बिलीव होता है कि प्रीवियस एड्रियन इतने बड़े ब्राइब्स एक्सेप्ट करता था और एस्टेट को फ्लिन जैसे लोगों के कंट्रोल में छोड़ देता था। उसे फाइनली समझ आता है कि जब मिस्टर आलमंड ने हाउस कलिस्टा छोड़ दिया था, वह चॉइस से नहीं गया था। उसे फ्लिन ने गलत एम्बेजलमेंट एक्यूजेशंस के जरिए बाहर निकाला था। उस समय सबको पता था कि एक्यूजेशंस बेसलेस थे, लेकिन फियर के कारण चुप रहे। हांस एडमिट करता है कि तब वह बहुत छोटा था, इसलिए सिचुएशन समझ नहीं पाया। लेकिन इस बार वह डिटर्मिन्ड है कि हिस्ट्री रिपीट ना हो। वह तुरंत ऑसवाल्ड को बुलाता है, एड्रियन का नाइट बॉडीगार्ड।
हांस ऑसवोल्ड को ऑर्डर देता है कि फ्लिन को अरेस्ट करो और डंजन में डाल दो, क्योंकि फ्लिन ने करप्ट प्रपोजल्स दिए और सर्वेंट पर फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए। ऑसवोल्ड तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट करता है। फ्लिन पूरी तरह डम्बफाउंडेड रह जाता है। फ्लिन रेजिस्ट करने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि यह सब अब्सर्ड है। हंस अंदर ही अंदर सोचता है कि अभी भी वह नहीं जानता कि आखिर वह एड्रियन के बॉडी में कैसे आया, लेकिन एड्रियन ने अपने लोगों के साथ जो सफरिंग किया था उसे देखकर वह वाव करता है कि इस बार वह सिर्फ देखता नहीं रहेगा। ऑसवोल्ड प्रोटेस्टिंग फ्लिन को डंजन तक ले जाता है। फ्लिन चिल्लाता रहता है, लेकिन ऑसवोल्ड ब्लंटली कहता है, शट योर माउथ और लॉर्ड का इंतजार करो। फ्लिन फ्रस्ट्रेशन में टीथ ग्रिट करता है। वह याद करता है कि ऑसवोल्ड उस नाइट का बेटा है जो एड्रियन के फादर के समय लॉयल था। फ्लिन अंदर ही अंदर प्लॉटिंग करने लगता है कि एड्रियन को स्वीट टॉक करके ऑसवोल्ड को हटाया जाए। फ्लिन सोचता है कि यह लॉर्ड सिर्फ 15 साल का लेजी और इमेच्योर पैनॉट बच्चा है, इसीलिए वह आसानी से मैनिपुलेट हो जाएगा। फ्लिन अस्यूम करता है कि एड्रियन आज बैड मूड में है। थोड़ी फ्लैटरी से वह फिर से स्माइल करा सकता है, लेकिन जब एड्रियन डंजन में आता है, फ्लिन का असम्पशन टूट जाता है। एड्रियन की आईज इतनी सीरियस हैं कि फ्लिन को डाउट होने लगता है, क्या यह वही एम्प्टी हेडेड किड है जिसे वह कंट्रोल करता था? पैनिक्ड, फ्लिन मर्सी मांगने लगता है, एडमिटिंग कि सारी गलती उसकी है। लेकिन एड्रियन कामली एक्सप्लेन करता है कि मर्सी मांगने की जरूरत नहीं है। अब से कलिस्टा टेरिटोरी में सभी सीरियस क्राइम्स प्रॉपर ट्रायल्स के थ्रू जज होंगे। फ्लिन पूरी तरह बिविल्डर्ड रह जाता है। वह पूछता है कि एड्रियन मजाक कर रहे हैं क्या, लेकिन एड्रियन वॉकिंग अवे शुरू कर देता है। फ्लिन डेस्परेटली प्ली करता है कि एड्रियन रिकंसिडर करे, लेकिन एड्रियन बिना रुके दूर चला जाता है। फ्लिन पहले कॉमनर था, लेकिन कलिस्टा टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बहुत इन्फ्लुएंस रखता था। अब वह खुद कोर्ट में ट्रायल फेस करने के लिए खड़ा है। चार्जेस थे ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये क्राइम्स एसेट्स कॉन्फिस्केशन और इम्प्रिजनमेंट तक ले जा सकते हैं। यह न्यूज टेरिटोरी के रेजिडेंट्स के लिए शॉक थी और नेग्लिजेंट एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल लोगों के लिए वार्निंग। सर्वेंट्स भी विस्पर कर रहे थे, क्योंकि यह बहुत लंबे समय बाद कलिस्टा टेरिटोरी में ट्रायल हुआ था। लेकिन सर्वेंट्स नर्वस थे। लॉर्ड ने सभी को एक साथ बुलाया था। सब टेंशन में थे। एड्रियन ने अल्मन से कंफर्म किया कि सभी सर्वेंट्स असेंबल्ड हैं। सीरियस लुक के साथ एड्रियन ने पूरे ग्रुप को स्कैन किया, जिससे सर्वेंट्स पर और प्रेशर बढ़ गया। एड्रियन ने बात शुरू की। उसने एडमिट किया कि अब तक लॉर्ड के रूप में उसने अच्छा बिहेव नहीं किया। अंदर ही अंदर उसने सोचा कि ये सर्वेंट्स ही हाउस कलिस्टा को अब तक साथ में रखे हुए थे। प्रीवियस लाइफ में सर्वेंट होने के कारण वह इसे सबसे अच्छे से समझता था। सर्वेंट्स पूरी तरह बिविल्डर्ड थे, अनअवेयर कि अब उनका लॉर्ड इतना बदल चुका है। वे टिपटो करते हुए सोचते थे कि आज गुस्सा ना हो जाए। एड्रियन अचानक हेड बो करता है और अपॉलजी देता है। सर्वेंट्स स्पीचलेस रह जाते हैं। एड्रियन एडमिट करता है कि उसने लैश, निटपिक और वायलेंस भी किया और जानता है कि आज की अपॉलजी अलोन पुरानी गलती नहीं मिटा सकती, लेकिन वह मेक अमेंड्स करना चाहता है। एड्रियन कहता है कि उसने अब तक अनरिलायबल बिहेवियर दिखाया, लेकिन अब से कलिस्टा टेरिटरी को बेटर प्लेस बनाने का प्रॉमिस करता है, जहां लोग खुश रहें और अच्छा जीवन जी सकें। इसके लिए वह कैसल में लोगों का प्रॉपर केयर करना शुरू करेगा। धीरे धीरे जो चीजें लैकिंग थीं, उन्हें फिक्स करेगा। इवन आलमंड थोड़ा टेकन अबैक रह जाता है। एड्रियन कहता है कि शुरुआत में केओस हो सकता है, लेकिन उम्मीद करता है कि सभी ट्रस्ट और फॉलो करेंगे। सर्वेंट्स डिसमिस होने के बाद आपस में विस्पर करने लगे, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इस नए वर्जन ऑफ लॉर्ड को। मेलिन स्केप्टिकल थी। सिर्फ एक वीक पहले ही उसने विप से पनिशमेंट फेस किया था। सोच रही थी कि क्या कोई ओवरनाइट इतना चेंज हो सकता है। गैदरिंग खत्म होने के बाद एड्रियन आलमान की तरफ मुड़ता है, उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करता है और लीव लेने के लिए डिसमिस करता है। आलमन डीपली बाव करके थैंक्स करता है। एड्रियन को सरप्राइज होता है। आलमन कहता है कि उसने सुना कि लॉर्ड ने फ्लिन के फॉल्स एक्यूजेशन से उसकी डिफेंस की। एड्रियन कहता है कि रेज हेड करो, इतने सालों में नेचुरल है कि डिफेंड किया। फ्लिन की एक्यूजेशंस बेसलेस थीं और ब्राइब्स के लिए एम्बेजल मनी का इस्तेमाल करना शेमलेस है। एड्रियन आलमन का हाथ पकड़कर रीअश्योर करता है कि फ्यूचर में ऐसी कोई घटना हुई तो वह इंश्योर करेगा कि सही हो और किसी पर गलत एक्यूजेशन ना लगे। इसके लिए उसे आलमन की मदद चाहिए। आलमन स्पीचलेस रह जाता है। एड्रियन कुछ ही दिनों में पूरी तरह बदल चुका था। मिस्टेक्स एडमिट करना, सर्वेंट्स की केयर करना और पूरे टेरिटरी की वेलफेयर सोचना।
अल्मन बताता है कि उसने हाउस कलिस्टा को लेट काउंटी के समय से सर्व किया है, यानी एक डेकेड से ज्यादा। एड्रियन का फेस और अटायर वही था, लेकिन नाउ फील करता था कि वह कंप्लीटली अलग पर्सन है। अल्मन रिस्पेक्टफुल बाउ करता है और प्रॉमिस करता है कि अब से फॉलो करेगा। कुछ आवर्स बाद एड्रियन विंडो से बाहर सोच में खोया है, माइंड वॉन्डर करता है। यह सिर्फ सेकंड लाइफ नहीं, बल्कि नोबल टाइटल और लॉर्ड की अथॉरिटी के साथ मिली लाइफ थी। 15 साल की फ्यूचर नॉलेज उसके पास थी। प्रीवियस लाइफ में एड्रियन का पर्सनल सर्वेंट होने के कारण लॉर्डली ड्यूटीज फर्स्ट हैंड हैंडल नहीं किए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स की काफी नॉलेज थी। अब वह इसे एडवांटेज के लिए यूज करेगा। अभी के लिए उसने रिजॉल्व किया, अपने डियर लोगों की प्रोटेक्शन करेगा, मदर, सिस्टर और सर्वेंट्स, जिन्होंने लंबे समय तक हार्डशिप्स एंड्योर किए थे। वह कलिस्टा टेरिटोरी की जमीन और लोगों को भी प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसका सपना था कि वह ऐसी जगह बनाए जहां हर इंसान अपनी पसंद की लाइफ जी सके, स्टेटस की बेड़ियों से मुक्त होकर। लेकिन वह जानता था कि यह कहना आसान है, करना नहीं। एक रूरल नोबल होकर सिर्फ टेरिटरी इंस्पेक्ट करने और अच्छे फ्यूचर की विश करने से बड़े बदलाव नहीं आते। वह सोचने लगा, क्या उसकी प्रीवियस लाइफ की कोई इंफॉर्मेशन काम आ सकती है? तभी उसे ड्रैगन की लेयर याद आई, जिसे वह अपनी पिछली जिंदगी में खोज रहा था। और अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया। उसे लेयर की जनरल लोकेशन पता थी, तो क्यों ना वह खुद जाकर उसे ढूंढ ले। अगले ही दिन वह टेरिटरी में निकल पड़ा। साथ में कुछ सर्वेंट्स थे, जिनमें अल्मन भी शामिल था। कई घंटों की ट्रैकिंग के बाद अल्मन ने जेंटली सजेस्ट किया कि टेरेन बहुत रगेड है, शायद आज के लिए वापस चलना बेहतर होगा। यह सुनकर एड्रियन ने तुरंत अपोलॉजी मांगी कि उसने सबको इतना हार्ड वर्क करवाया। अंदर ही अंदर उसने सोचा, कई दिनों से वह टेरिटरी इंस्पेक्ट करने का नाटक कर रहा था। असल में वह ड्रैगन की लेयर हंट कर रहा था। वह किसी को सच्चाई नहीं बता सकता था। ड्रैगन सबसे माइटी और इंटेलिजेंट डिवाइन बीइंग्स माने जाते थे। हर ड्रैगन लगभग गॉड लाइक समझा जाता था, भले ही वे बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हो। लेकिन जब भी ह्यूमंस को उनका कोई पुराना हाइडआउट या लेयर मिल जाता था, पूरी दुनिया में कैओस मच जाता था। कारण साफ था, उनकी लेयर्स इनकैप्शेबल वैल्यू के ट्रेजर से भरी होती थी। जिस जगह एड्रियन सर्च कर रहा था, कॉम्पटन माउंटेन रेंज, फ्यूचर में वहीं ड्रैगन की लेयर डिस्कवर होने वाली थी। उसकी प्रीवियस लाइफ की नॉलेज के अनुसार अभी रोजनबॉम एम्पायर का एम्परर सिर्फ एक यंग पपेट रूलर था। दो पावरफुल फैक्शंस, हाउस टाउनसेंड और हाउस मकार्थी, डेलिकेट बैलेंस मेंटेन कर रहे थे। जब फ्यूचर में कॉम्पटन माउंटेन्स में लेयर डिस्कवर हुई थी, वह दोनों हाउसेस की बॉर्डर पर थी। ओनरशिप को लेकर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया था। कलिस्टा टेरिटरी भी उसी बॉर्डर पर था। अपनी पिछली जिंदगी में एड्रियन ने ट्रूप्स भेजकर पॉलिटिकल अलाइनमेंट की कोशिश की थी, लेकिन अभी ऑफिशियल डिस्कवरी से पूरे 15 साल पहले का समय था। सर्वेंट्स के डिस्ट्रैक्टेड होते ही वह क्वाइटली जंगल की ओर निकल गया। दौड़ते हुए उसने सोचा, ड्रैगन्स के बारे में कहा जाता है कि वे गोल्ड और जूल्स के माउंटेन्स होर्ड करते थे, जिनसे एक छोटा किंगडम खरीदा जा सकता था। अगर उसे लेयर मिल जाए तो कलिस्टा टेरिटरी सिर्फ स्टेबल नहीं होगी, उससे बड़े एम्बिशंस भी पूरे हो सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन उसे नहीं पता थी, बस इतना पता था कि प्रीवियस लाइफ में एक हर्बलिस्ट जो ऑक फॉरेस्ट में लॉस्ट हो गया था, एक्सीडेंटली लेयर पर स्टंबल कर गया था और फर्स्ट ग्लांस में पहचान गया था। एड्रियन ने सोचा, अगर वह पहचान सकता था तो मैं भी पहचान सकता हूँ। लेकिन कई घंटों की सर्चिंग के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, ना लेयर, ना कोई सस्पिशियस रिच। उसकी होप्स गिरने लगी। क्या हर्बलिस्ट वाली कहानी एग्जैजरेशन थी? ऊपर से सनसेट हो चुका था। वह एग्जॉस्टेड था। अंदर ही अंदर बड़बड़ाया, डोंट गिव अप ब्रो, मैं खुद को चीर कर रहा हूँ। उसे अपना बॉडी वीक लगा। उसने डिसाइड किया कि वापस जाकर एक्सरसाइज शुरू करेगा। उधर सर्वेंट्स पैनिक में उसे सर्च कर रहे थे। चूंकि वे उसे कभी अकेले जाने नहीं देते, इसलिए उसे स्नीक अवे करना पड़ा था। अब उसे गिल्ट हो रहा था। उसने सोचा, क्या सर्वेंट्स की हेल्प ले ले? लेकिन तुरंत खुद को रोका। ड्रैगन की लेयर का सीक्रेट बहुत बड़ा था। अगर लीक हुआ तो सिविल वॉर हो सकता था। उसी समय जमीन जोर से हिलने लगी। लैंडस्लाइड हुआ और एड्रियन स्टीप टेरेन से नीचे गिर गया। फॉल ब्रूटल था। रॉकी सरफेस ने उसे बुरी तरह चोट पहुंचाई। जब वह रुका तो शॉक में था, जिंदा कैसे बच गया? वह क्लिफ के बीच एक रॉकी लेज पर अटका था। वापस ऊपर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। रिब्स में शार्प पेन था, शायद ब्रोकन।
तभी उसने क्लिफ की दरारों से फेंट मैजिकल एनर्जी लीक होती देखी। कहा जाता था ड्रैगन की लेयर को देखते ही पहचान लिया जाता है, और उसी पल उसे समझ आ गया ये वही है। इंजरीज के बावजूद वह अंदर घुस गया। एंट्रेंस शीयर क्लिफ के बीच था, एब्सर्डली हिडन। उसे लगा शायद ये गार्डियन क्रीचर का एंट्री पॉइंट रहा होगा। ड्रैगन्स अक्सर टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करते थे। कैनियन की रगड स्ट्रक्चर ने इसे सेंचुरीज तक हिडन रखा था। उसे डर लगा अगर बाहर नहीं निकल पाया तो ट्रेजर मिल भी जाए तो क्या फायदा। लेकिन अंदर पहुंचते ही वह ऑ में डूब गया। इंटीरियर मैजेस्टिक था, जैसे किसी दुनिया के सबसे रिच इंसान का पर्सनल मैजिकल कास्टल। फ्लोर पर ग्लोइंग मैजिक सर्कल एनग्रेव्ड था। पूरी जगह मैजिक से इतनी डेंस थी कि उसकी इंजरीज खुद हील होने लगी। एक पल में उसका बॉडी रिस्टोर हो गया, क्लोथ्स भी क्लीन हो गए। वह स्टन्ड रह गया। क्या पूरा स्पेस हीलिंग मैजिक से एन्चांटेड है? अगर यहां हॉस्पिटल खोल दूं तो, उसने सोचा। एब्सोल्यूट कैश काउ। फिर खुद को स्लैप किया। फोकस। सेंट्रल चैम्बर से 4 डोर्स निकल रहे थे। स्ट्रक्चर एंड कॉलोनी जैसी थी, ट्विस्टिंग पैसेजेस और इंटरकनेक्टेड रूम्स। ड्रैगन्स अक्सर ह्यूमन फॉर्म लेकर मॉर्टल प्लेजर्स एंजॉय करते थे। शायद इसलिए इंटीरियर इतना ह्यूमन ओरिएंटेड था। स्टडी रूम, बेडरूम, ड्रेसिंग रूम, सब कुछ मौजूद था। फिर आखिरी रूम। दरवाज़ा खोलते ही वह फ्रीज हो गया। उसके सामने एक मैसिव गोल्डन ड्रैगन सो रहा था। उसका हार्ट हॉरर से भर गया। क्या ये रियल है? उसने खुद को समझाया। ये कॉर्प्स होगा। धीरे से उसने स्केल्स को टच किया और अगले ही पल ड्रैगन ब्रिलियंट मैजिकल एनर्जी में बदल गया। गोल्डन लाइट बनकर वह एड्रियन के अंदर ऑब्जॉर्ब हो गया। उसका बॉडी ग्लो करने लगा। हेयर और आईज गोल्डन हो गए। नॉलेज और पावर उसकी माइंड में फ्लड होने लगे। मैजिक सर्कल एक्टिवेटेड हुआ। वो टेलीपोर्ट हो गया। वाइट वॉइड में एक यंग मैन खड़ा था, डिवाइन ऑरा के साथ। ह्यूमन, उसने कहा, तुम सबसे वीक स्पीसीज हो, लेकिन सबसे क्रिएटिव भी। एड्रियन ने पूछा, तुम कौन हो? मैं सफरिड हूं, गोल्ड ड्रैगन क्लैन का आखिरी हेड और इस कॉन्टिनेंट का अंतिम ड्रैगन। एड्रियन सिहर उठा। सियाफ्रिड ने बताया कि उसका बॉडी सिर्फ लाइफलेस शेल था। सामने खड़ा रूप बस प्रिजर्व्ड कॉन्शियसनेस था। ड्रैगन्स कभी सबसे सुपीरियर बीइंग्स थे, लेकिन एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट्स ने सबको खत्म कर दिया। अंत में सिर्फ वही बचा। और अब एड्रियन के सामने एक नई डेस्टिनी खड़ी थी। सीफ्रिड ने स्वीकार किया कि ड्रैगन्स स्वभाव से सॉलिटरी क्रिएचर्स होते हैं, इसलिए अकेलापन उसे ज्यादा नहीं खलता था। लेकिन अपनी अथाह मैजिक को अपने साथ सदा के लिए मिटते देखना वह स्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने एक निर्णय लिया। वह अपनी नॉलेज और लेगेसी किसी भी इंटेलिजेंट बीइंग को सौंप देगा जो उसकी लेयर खोजने में सक्षम हो। ड्रैकोनिक मैजिक, जो फेट और प्रेजर्वेशन से बंधी थी, का उपयोग करके उसने अपनी मृत्यु से पहले एक स्पेल कास्ट किया। सियाफ्रिड ने बताया कि उसने वर्ष 354 में अपनी अंतिम सांस ली थी और वह स्पेल ठीक 500 वर्षों तक प्रभावी रहने के लिए रचा गया था। यदि उस अवधि में कोई उसकी लेयर न खोज पाता तो उसका कॉर्प्स धूल बनकर बिखर जाता और ड्रैगन मैजिक इतिहास में सदा के लिए खो जाती। वह उस भाग्य को स्वीकार करने को तैयार था, लेकिन एड्रियन ने लेयर खोज ली, इसलिए उसने एड्रियन को अपना सक्सेसर चुना। एड्रियन के माध्यम से मैजिक नामक शक्ति भविष्य की पीढ़ियों तक जीवित रहेगी। ये सुनकर एड्रियन ने तुरंत विरोध किया। उसने कहा कि उसे उस पावरफुल मैजिक का जरा भी ज्ञान नहीं है जिसकी बात सियाफ्रिड कर रहा है। दुनिया में अब 1000 भी मेजेस नहीं बचे थे जिनसे वह सीख सके। सीफ्रिड बस हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। एड्रियन उलझ गया। उसे समझ नहीं आया कि इसमें अमेजिंग क्या था। सीफ्रिड ने उसकी छाती की ओर इशारा किया और शांत स्वर में याद दिलाया, मैंने तुम्हें अपना सक्सेसर घोषित कर दिया है। अचानक एड्रियन चौंक कर जाग गया। वह फिर से ड्रैगन की लेयर के अंदर था। कुछ क्षण के लिए उसने सोचा, क्या यह सब इल्यूजन था? लेकिन उसके सामने गोल्डन ड्रैगन का शरीर धीरे धीरे टूटकर शुद्ध मैजिकल एनर्जी में बदल रहा था। इसका अर्थ स्पष्ट था। इस महाद्वीप का अंतिम ड्रैगन सीफ्रिड सचमुच समाप्त हो चुका था और उसकी लेगेसी अब एड्रियन के भीतर थी। उसे अपने मानव हृदय के साथ एक और उपस्थिति स्पष्ट महसूस हुई, एक धुंधली घूमती हुई शक्ति, ड्रैगन्स हार्ट। कुछ ही देर में ज्ञान उसकी चेतना में उमड़ने लगा।
इतनी जानकारी एक साथ आई कि वह सब समझ नहीं पाया, लेकिन एक बात तुरंत स्पष्ट हो गई। अब वह ड्रैगन स्टंग मैजिक प्रयोग कर सकता था। उत्सुकता में उसने लाइटनिंग बोल्ट कास्ट करने की कोशिश की। उसकी हथेली में क्रैकलिंग लाइटनिंग का एक स्फीयर बन गया। उसे समझ आया, ह्यूमन मैजिक में लंबी जटिल इनकैंटेशंस और एक्टिवेशन वर्ड्स की आवश्यकता होती है, लेकिन ड्रैगन स्टंग मैजिक एक सिंगल ट्रिगर वर्ड से सक्रिय हो जाती है। हालांकि इसके लिए विशेष मैजिकल एनर्जी चाहिए जो ड्रैगन्स हार्ट से उत्पन्न होती है, और वह हृदय अब उसके भीतर था। नई शक्ति का उपयोग करते हुए उसने खुद को क्लिफ के ऊपर लॉन्च किया, उसी स्थान पर जहां से वह गिरा था। यह फीट करने में उसका सारा माना ड्रेन हो गया। फ्लाइट टेक्निकली सेकंड सर्कल स्पेल थी, फिर भी उसके लिए यह उपलब्धि इम्प्रेसिव थी। पहाड़ों से लौटते हुए उसने महसूस किया कि ड्रैगन्स हार्ट अब भी अनस्टेबल है, मन सीमित है, लेकिन समय के साथ बढ़ेगा। शायद एक दिन वह 9th सर्कल तक पहुंच सके। ये विचार उसके चेहरे पर मुस्कान ले आया, जो तुरंत गायब भी हो गई। उसे याद आया, सर्वेंट्स अभी भी उसे खोज रहे होंगे, और सचमुच जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वे घबराए हुए उसके पास दौड़े। उसे ब्लैंकेट में लपेटकर कैरेज में बैठाया गया और घर लाया गया। लेकिन एड्रियन विचारों में खोया था। ड्रैगन का सक्सेसर बनना यह इतिहास में भी दर्ज नहीं था। तभी उसे सैफ्रिड की बात याद आई। 354 + 500 = 854 होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान वर्ष 853 था। उसे अचानक एहसास हुआ वह बिल्कुल अंतिम सीमा पर पहुंचा था। यदि वह 1 वर्ष भी देर कर देता तो ड्रैगन मैजिक सदा के लिए नष्ट हो जाती। उसकी पिछली जिंदगी में लेयर 15 वर्ष बाद खोजी गई थी। बहुत देर हो चुकी थी। वर्तमान युग में मैजिक अपनी पुरानी शक्ति की छाया मात्र रह गई थी। अधिकांश मेजेस 1st या 2nd सर्कल से आगे नहीं बढ़ पाते। 5th सर्कल तक पहुंचने वालों को आर्क मेज कहा जाता था, जबकि ड्रैगन्स जन्म से ही 9th सर्कल की बुद्धि और शक्ति रखते थे। एड्रियन ने सोचा, शायद 9th सर्कल अब असंभव सपना नहीं रहा। कार्रिज कालिस्ता कैसल के सामने रुकी। अंदर प्रवेश करते ही उसकी छोटी बहन रेजिना ने उसे डांट दिया। कॉम्पटन माउंटेन रेंज में उसके गायब होने की खबर से पूरा घर परेशान था। उसके फटे कपड़े देखकर उसने पूछा, क्या बैंडिट से सामना हुआ? एड्रियन ने उसे आश्वस्त किया कि वह सुरक्षित है। ऑसवाल्ड, उसका लॉयल नाइट, घुटनों पर बैठकर क्षमा मांगने लगा कि वह उसे ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर सका। रेजिना ने फिर पूछा, एक्सपीडिशन में कुछ महत्वपूर्ण हुआ? एड्रियन ने फिर इनकार किया। सबको आराम करने का आदेश देकर वह अपने कमरे में चला गया। दिन बेहद थकाने वाला था। उसने अपने साथ खड़े लोगों के बारे में सोचा, ओसवेल, अल्मन, रेजिना और वफादार सर्वेंट्स। उसी समय अल्मन कमरे में आया। एड्रियन ने देर रात बुलाने के लिए क्षमा मांगी और पूछा, क्या सर्वेंट्स लिस्ट और सैलरी लेजर तैयार है? अल्मन ने कहा कि हाँ, लेकिन सुझाव दिया कि रिव्यू कल कर लें। एड्रियन ने मना कर दिया। उसने कहा कि टेरिटरी में जो बड़े बदलाव वह कर रहा है, उनका असर डेली वेजेस पर निर्भर लोगों पर पड़ेगा। उसे तुरंत देखना होगा। अल्मन ने झुककर आदेश स्वीकार किया, लेकिन जाते जाते वह रुका। उसने पीछे मुड़कर पूछा, युवा स्वामी, पहाड़ों में ऐसा कौन सा प्रेसिंग मैटर था जिसे आपको स्वयं संभालना पड़ा? एड्रियन एक पल को चुप रहा। वह यह तो नहीं कह सकता था कि उसने महाद्वीप के अंतिम ड्रैगन की विरासत पा ली है, इसलिए उसने सहजता से विषय बदल दिया। जेब से कुछ गोल्ड कॉइन्स निकालकर उसने कैजुअली पूछा, अल्मैन, क्या तुम्हें ग्राइस के बारे में कुछ पता है? अगली मॉर्निंग एड्रियन के स्वीपिंग रिफॉर्म्स का असर पूरे टेरिटरी में दिखने लगा। क्लॉड, जो एड्रियन का एक लॉयल सर्वेंट था, शॉपिंग के लिए गया और लोकल फ्रूट वेंडर आंट लोएन से बड़ा ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर सिंपल था, एप्पल्स और ऑरेंजेस के 10-10 बॉक्सेस। इतनी बड़ी क्वांटिटी सुनकर आंट लोएन थोड़ी देर के लिए स्टन्ड रह गईं। क्लाउड को लगा कि शायद उसने ज्यादा ऑर्डर कर दिया है, इसलिए उसने पूछा कि क्या इतना ऑर्डर फुलफिल करना मुश्किल होगा। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए आंट लोएन अचानक स्माइल करने लगी, जो कि उस हमेशा क्रैंकी रहने वाली वुमन के लिए बहुत रेयर बात थी। उन्होंने बताया कि यंग लॉर्ड एड्रियन पूरी तरह चेंज हो गया है। जब से फ्लिन को एम्बेजलमेंट के लिए पनिश किया गया है, तब से टैक्सेस रिड्यूस हो गए हैं और हाउस कलिस्टा से आने वाले ऑर्डर्स भी काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं। उनके अनुसार अब पूरे टेरिटरी में लोग कह रहे हैं कि लाइफ फाइनली वर्थ लिविंग लगने लगी है। आंट लोएन ने सिर हिलाते हुए कहा कि उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा डे भी आएगा। खुश होकर उन्होंने क्लॉड को ऑर्डर की रिसीप्ट दी और प्रॉमिस किया कि इवनिंग तक सब डिलीवर कर देंगे।
इतना ही नहीं, उन्होंने जर्नी के लिए क्लॉड को 2 एप्पल्स भी गिफ्ट की, जिससे क्लॉड पूरी तरह स्पीचलेस रह गया। आंट लोन ने इंसिस्ट किया कि यह डिवोटेड सर्वेंट्स जैसे क्लॉड की वजह से है, जो यंग मास्टर के लिए मेहनत कर रहे हैं और टेरिटरी को बेहतर बना रहे हैं। इस बीच मैंशन में मिलीन अपनी यूजुअल मॉर्निंग रूटीन कर रही थी जब उसने क्लॉड को उसे आवाज़ लगाते हुए सुना। क्लाउड ईयर टू ईयर ग्रिन के साथ लगभग स्किप करते हुए उसके पास आया और आंट लोन द्वारा दिया गया एक एप्पल उसकी तरफ टॉस कर दिया। मेलीन ने एप्पल पकड़ते हुए कन्फ्यूजन में तुरंत पूछा कि उसे यह कहाँ से मिला। क्लाउड ने बताया कि फ्रूट ऑर्डर प्लेस करने के बाद आंट लोन ने उसे यह दिया। मेलीन हैरान रह गई और बोली कि आंट लोन तो पहले हमेशा स्कॉल करने के लिए फेमस थी और अब तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लग रही है। क्लॉड ने भी माना कि पहले उसे लगता था कि वह वुमन काफ़ी स्टिंजी है। क्लॉड ने आगे कन्फेस किया कि कलिस्टा टेरिटरी में हाल ही में बहुत कुछ चेंज हो गया है। यह भी शॉकिंग था कि मिस्टर फ्लिन को सच में पनिश किया गया, लेकिन बाकी करप्ट ऑफिशियल्स का भी अरेस्ट होना उससे भी बड़ा सरप्राइज था। लगता है कि एड्रियन, जिसे पहले इररिस्पॉन्सिबल यंग लॉर्ड माना जाता था, एक्चुअली पीछे से बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। क्लाउड ने कहा कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एड्रियन खुद एस्टेट के सारे लेजर्स चेक करेगा। इतना ही नहीं, इलीगली कलेक्ट किए गए टैक्सेस भी रेजिडेंट्स को वापस कर दिए गए, जिससे पूरे इलाके में रिलीफ और ग्रैटिट्यूड फैल गया। मिलीन ने पूरी तरह अग्री करते हुए कहा कि सर्वेंट्स की लाइफ भी बहुत इम्प्रूव हो गई है। उनके लिविंग कंडीशंस ओवरनाइट अपग्रेड हो गए। अब उन्हें प्रॉपर ब्रेक टाइम, एनुअल रेज और न्यू क्लोथ्स ऑफ बेडिंग भी मिल रहे हैं। इससे सर्वेंट्स का मोराल पहले से कहीं ज़्यादा हाई हो गया है। हालांकि मिलाइन अपनी ग्रेटिट्यूड छिपा नहीं पा रही थी, फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हाउस कलिस्ता में इतनी जल्दी इतना बड़ा चेंज आ गया। मेलिन ने कहा कि न्यू ब्रेक टाइम्स की वजह से अब वे और क्लाउड इस तरह ट्री के नीचे आराम से बैठ सकते हैं, बिना इस डर के कि कोई उन्हें स्कोल्ड करेगा। उसने क्लॉड से पूछा कि क्या वह भी इन इम्प्रूवमेंट्स के लिए थैंकफुल नहीं है, लेकिन क्लॉड अभी भी थोड़ा कॉशियस था। उसने ब्लंटली कहा कि मेलिन को इतनी जल्दी यंग लॉर्ड पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आखिर कुछ ही वीक्स पहले लॉर्ड एड्रियन ने किसी छोटी बात पर उसे विप किया था। क्लॉड के हिसाब से लोग ओवरनाइट चेंज नहीं होते, इसलिए ब्लाइंड ट्रस्ट करना रेकलेस होगा। असल में क्योंकि प्रीवियस एड्रियन और करंट एड्रियन सच में 2 अलग लोग थे, हालांकि सर्वेंट्स को ये बात पता नहीं थी, इसलिए क्लाउड का सस्पिशियस रहना समझ में आता था। लेकिन मेलिन ने माना कि हाल के दिनों में यंग लॉर्ड को बदलते देखकर उसे लगने लगा है कि शायद उसने उसे पहले गलत जज किया था। उसका एक हिस्सा चाहता था कि उसे एक चांस दिया जाए। यह सुनकर क्लॉड ने आईब्राउ उठाते हुए उसे टीज किया और पूछा कि क्या वह भी उन सर्वेंट्स की तरह है जो सिर्फ इसलिए यंग लॉर्ड पर फिदा हो गए हैं क्योंकि वह हैंडसम है। मेलिन तुरंत फ्लस्टर हो गई और बोली कि वह बिल्कुल भी उस तरह की नहीं है। ब्रेक टाइम खत्म होने वाला था, इसलिए दोनों मैनर की तरफ वापस चल पड़े। चलते हुए मिलीन ने नोटिस किया कि यंग लॉर्ड फिर से काशल में नहीं है। हाल ही में तो उसे पर्सनली देखना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। क्लॉड ने भी अग्री करते हुए कहा कि एड्रियन सपोजिडली टेरिटोरी के फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस पर जा रहा है, लेकिन सच ये नहीं था। असल में एड्रियन इन टेरिटोरियल इंस्पेक्शंस को एक्सक्यूज बनाकर सीक्रेटली ड्रैगन्स लेयर में मैजिक ट्रेनिंग कर रहा था। सीन फिर लेयर में शिफ्ट होता है जहां एड्रियन अपनी स्किल्स रिफाइन कर रहा था। उसने फ्लाइट मैजिक प्रैक्टिस की, जो काफ़ी अच्छी तरह काम कर रही थी, इतना कि उसे हवा में उड़ने का सेंसेशन एंजॉय होने लगा। इसके बाद उसने फायरबॉल मैजिक टेस्ट की, जो इम्प्रेसिव फोर्स और कंट्रोल के साथ अपीयर हुई। सेटिस्फाइड होकर उसने बैरियर मैजिक की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए उसी फायर बॉल को बैरियर पर स्मैश किया। थैंकफुली बैरियर परफेक्टली होल्ड कर गया, जिससे एड्रियन को राहत मिली। ड्रैगन पावर इनहेरिट किए हुए करीब 1 मंथ हो चुका था और ट्रेनिंग में क्लियर प्रोग्रेस दिखाई दे रही थी। रेगुलर प्रैक्टिस से उसकी मैजिक की रेंज और स्ट्रेंथ दोनों ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही थी। बस एक डाउन साइड था, हर बार ट्रेनिंग के लिए ड्रैगन्स लेयर तक जाना बहुत हैसल था। कासल में मैजिक प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इससे पूरा केओस हो सकता था। हालांकि थोड़ा हेडेक ज़रूर था, लेकिन लेयर कम से कम इंडिस्ट्रक्टिबल था, चाहे वह कितने भी पावरफुल स्पेल्स क्यों ना यूज़ करे। इसलिए फ़िलहाल एड्रियन ने उसे अपना पर्सनल ट्रेनिंग हॉल बना लिया था, जो सबकी नज़रों से हिडन था। एड्रियन डे ड्रीम करने लगा कि कितना कन्वीनियंट होता अगर वह कास्टल और ड्रैगन्स लेयर के बीच बिना हॉर्स राइड किए ट्रैवल कर सकता। टेक्निकली एक स्पेल था, वॉर्प गेट, जो कास्टर को सेफ जोन के अंदर फिक्स्ड लोकेशन पर टेलीपोर्ट करने देता था।
लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वॉर्प गेट एक 7th सर्कल स्पेल था, जबकि एड्रियन अभी मुश्किल से 2nd या 3rd सर्कल लेवल पर था, जो कि एक टिपिकल इंपीरियल मैच के बराबर था। एम्पायर का टॉप ग्रैंड मैच भी सिर्फ 5th सर्कल तक ही पहुंच पाया था, इसलिए एड्रियन का यह ड्रीम अभी बहुत दूर था। फिलहाल उसका रियलिस्टिक गोल था ब्लिंक स्पेल मास्टर करना, जो एक 3rd सर्कल शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन स्पेल था। लेकिन कई दिनों की कोशिश के बाद भी उसे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और हल्का हेडेक ही मिला। आखिरकार उसने एक लास्ट अटेम्प्ट किया। जैसे ही उसने स्पेल कास्ट किया, उसकी शॉक की कोई सीमा नहीं रही। स्पेल सच में वर्क कर गया। एक इंस्टेंट में वह थोड़ी दूरी पर टेलीपोर्ट हो गया और खुशी से ग्रिन करने लगा। लेकिन सेलिब्रेशन का मौका उसे ज्यादा देर नहीं मिला, क्योंकि अचानक वह फिर से उसी वाइट स्पेस में खींच लिया गया, जिससे वह थोड़ा घबरा गया। सीफ्रिड अपने यूजुअल मैजेस्टिक और मिस्चीवस स्माइल के साथ सामने प्रकट हुआ। उसने खुशी से कहा कि एड्रियन की मैजिक प्रोग्रेस उम्मीद से कहीं तेज है। सीफ्रिड ने एड्रियन को कंग्रेचुलेट किया और बताया कि इस ब्रेक थ्रू के साथ वह बिगिनर लेवल से आगे निकल चुका है। रिवॉर्ड के तौर पर उसने रिवील किया कि एड्रियन ने अभी ड्रैगन्स लेयर का एक नया सेक्शन अनलॉक कर लिया है। यह सुनकर एड्रियन पूरी तरह स्टन्ड रह गया। उसने हैरानी से पूछा कि क्या सियाफ्रिड ने लेयर को इस तरह डिज़ाइन किया था कि जैसे जैसे उसका ओनर मैजिक में स्ट्रॉन्गर होता जाए, वैसे वैसे नए एरियाज ओपन होते जाएं। सियाफ्रिड ने समझाया कि यह सब जानबूझकर किया गया था और इसका कारण इंसान थे। अगर कोई ग्रीडी इंसान लेयर तक पहुंच जाता तो वह शायद ट्रेजर उठा लेता और मैजिक को पूरी तरह इग्नोर कर देता। इसलिए सियाफर्ड के हिसाब से बेहतर था कि एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट रखा जाए, ताकि सिर्फ कोई वर्दी व्यक्ति ही नॉलेज और वेल्थ दोनों हासिल कर सके। आखिर एड्रियन वही चोजन सक्सेसर था। कुछ ही देर बाद एड्रियन को टेलीपोर्ट करके ड्रैगन स्लेयर के न्यूली रिवील्ड चैम्बर में भेज दिया गया। चारों तरफ देखकर वे हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि रेगुलर एंट्रेंस से पूरी तरह इनएक्सेसिबल एक हिडन रूम भी मौजूद था। ये चेम्बर ट्रेजर्स से भरा हुआ था। हर तरफ चमकती हुई चीजें और ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए थे। एड्रियन को अब समझ आया कि रूमर्स क्यों कहते हैं कि ड्रैगन स्लेयर में इतना वेल्थ होता है कि उससे एक छोटा किंगडम खरीदा जा सकता है। उसे एहसास हुआ कि पहले उसे यह सब इसलिए नहीं दिखा क्योंकि यह सब पावरफुल मैजिक से कंसील किया गया था। सीफर्ड ने बताया था कि समय के साथ और भी ट्रेजर्स अनलॉक होंगे, जो एड्रियन को काफी कूल लगा। उत्सुकता से एड्रियन रूम एक्सप्लोर करने लगा और हर जगह रखे आर्टिफैक्ट्स को ध्यान से देखने लगा। उसने नोटिस किया कि ज्यादातर आइटम्स पर एंशियंट रन्स में लेबल्स लिखे हुए थे, जिन्हें वह डिसाइफर नहीं कर पा रहा था। इससे वे थोड़ा पजल्ड हो गया। उसे लगा कि शायद ये इंस्क्रिप्शंस, एक्सेसरीज या रेलिक्स के नेम्स होंगे। एक इंस्क्रिप्शन डिसाइफर करने की कोशिश में उसे रफ ट्रांसलेशन मिला, जिसमें क्वीन ऑफ टीयर्स, आफ्टरनून स्प्रिंग और ब्लेसिंग ऑफ द गॉड्स जैसा कुछ लिखा था। इसका मतलब समझ न आने पर एड्रियन ने पास रखी बुक्स में उस आर्टिफैक्ट के बारे में रिसर्च करने का फैसला किया। बुक्स के अनुसार आर्टिफैक्ट्स वे आइटम्स होते हैं जिनमें ट्रांसेंडेंट मैजिक परमानेंटली इन्फ्यूज की जाती है, जिससे ऑब्जेक्ट को एक फिक्स्ड मैजिकल इफेक्ट मिल जाता है। क्योंकि समय के साथ मैजिक लगभग खो चुका था, इसलिए प्रेजेंट एरा में आर्टिफैक्ट बनाना या ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल था। एड्रियन ने सोचा कि उसके जैसा एक साधारण बैक वाटर नोबल अपनी पूरी लाइफ में शायद एक भी आर्टिफैक्ट कभी नहीं देख पाता। और भले ही अब उसके पास ड्रैगन्स मैजिक थी, फिर भी वह अभी उस लेवल के आसपास भी नहीं था जहां वह खुद आर्टिफैक्ट्स क्राफ्ट कर सके। जब वह शेल्फ्स ब्राउज कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि इस सेक्शन की लगभग हर बुक आर्टिफैक्ट्स के बारे में थी। इससे उसे शक हुआ कि शायद पूरा ट्रेजर रूम ही मैजिकल आर्टिफैक्ट्स से भरा हुआ है। ये सोचकर ही वह अमेज्ड और थोड़ा डिजी महसूस करने लगा कि अचानक उसके पास कितनी पावर और वेल्थ आ गई है। एड्रियन ने देखा कि न्यूली रिवील्ड चेम्बर में कुल 10 आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले किए गए थे। अच्छी बात यह थी कि हर आर्टिफैक्ट के साथ उसकी एक्सप्लेनेटरी बुक भी थी, जिससे वह आसानी से समझ सकता था कि अभी उसके लिए कौन सा आइटम सबसे यूजफुल रहेगा। सबसे पहले उसकी नज़र एक आर्टिफैक्ट पर पड़ी जिसका नाम स्प्रिंग आफ्टरनून था। इसे एक 7th सर्कल आर्कमैज ने अपनी बीमार वाइफ के लिए बनाया था। यह एक रिंग थी जिसमें हीलिंग मैजिक इन्फ्यूज थी। दिखने में सिंपल थी, लेकिन फंक्शन बेहद वैल्यूएबल था। हीलिंग मैजिक आमतौर पर बहुत एफिशिएंट नहीं मानी जाती, लेकिन यह रिंग वेयरर की वाइटैलिटी बूस्ट करती थी। एड्रियन ने सोचा कि शायद यह सीरियस इलनेस को तुरंत क्योर न कर पाए,
लेकिन उसकी कमज़ोर मदर के लिए यह बहुत मददगार हो सकती है। इसके बाद उसने दूसरा आर्टिफैक्ट देखा जिसका नाम डांस ऑफ द शैडोज था। इसे रेड ड्रैगन बरिस्टाइन ने बनाया था। दिखने में यह भी काफ़ी सिंपल था। जैसे ही एड्रियन ने इसे एक्टिवेट किया, उसके चारों तरफ एक स्वर्लिंग रेड ऑरा बन गई। जब उसने चेंबर में जंप करके टेस्ट किया तो उसे पता चला कि उसके फुटस्टेप्स बिल्कुल नहीं दिख रहे थे और सारे साउंड्स भी कंप्लीटली वैनिश हो गए थे। ये सिर्फ इनविजिबिलिटी नहीं थी, उसका पूरा बॉडी वेटलेस महसूस हो रहा था। ये देखकर एड्रियन पूरी तरह एस्टॉनिश्ड रह गया। लेकिन सरप्राइजेस अभी खत्म नहीं हुए थे। तीसरा आर्टिफैक्ट जो उसने इंस्पेक्ट किया वह एक स्नेक शेप्ड ब्रेसलेट था जिसका नाम ब्रेथ ऑफ अर्थ था। ये खास इसलिए था क्योंकि ये वही एक आर्टिफैक्ट था जिसे खुद सेफब्रिड यानी गोल्ड ड्रैगन गॉड और इस लेयर के फॉर्मर मास्टर ने बनाया था। इसकी पावर सच में इनक्रेडिबल थी। ये एड्रियन को टेलीपोर्टेशन एबिलिटी देता था जो कि उसी वॉर्प गेट स्पेल जैसी थी जिसे सीखने के लिए वह इतना डेस्परेट था। इस ब्रेसलेट की मदद से एड्रियन सियाफ्रिड्स लेयर और अपने कास्टल के बीच फिक्स्ड कोऑर्डिनेट्स एस्टैब्लिश कर सकता था। इसका मतलब था कि अब उसे बार बार टेरिटरी इंस्पेक्शन का बहाना बनाकर बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उसकी लिटिल सिस्टर रेजिना और अल्मन को भी उस पर शक नहीं होगा। अब जब डिस्टेंस कोई ऑब्स्टिकल नहीं रहा, एड्रियन इस बात से बेहद खुश था कि वह अब पहले से कहीं ज़्यादा एफिशिएंटली ट्रेनिंग कर पाएगा। अंदर ही अंदर वह मुस्कुरा भी रहा था। उसने सोचा, किसने सोचा था कि मैजिक जैसी महान चीज़ को सीखना और मास्टर करना इतना एंजॉयबल भी हो सकता है।